सो गुड मॉर्निंग गाइस। और ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? जनवरी महीना 2026 का। जनवरी महीने का ये हमारा लास्ट वाला वीक होगा और हम इसमें 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को खत्म करेंगे और इसी के साथ जनवरी महीना हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। इनके प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिली जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, आपको पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेशन पसंद आए तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रख सके। अब ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। और क्या है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा पंजाब ने इसको शुरू किया है। सेहत योजना तो नाम से क्लियर होता है कि एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। इसमें वहां के हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने इस मोहाली से शुरू किया इस योजना के। मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ शुरू हुई है? पंजाब में। कितना रुपए का स्वास्थ्य बीमा? 10 लाख रुपए का, ये याद रखना। और जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना है, उसमें 5 लाख रुपए का प्रति परिवार। याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में, प्रति परिवार और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 लाख रुपए का दिया जाता है उसमें। ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, यूपीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का लगाओ, इसका उत्तर क्या होगा? फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। और आप जानते हो 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना होती है, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम ये मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। और इस बार हमने ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, माई इंडिया माई वोट। और वैसे 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी मनाते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। एक ये प्रश्न भी देखो इंपॉर्टेंट रहेगा कि 10,000 बोडो नर्तकियों के द्वारा भी बगरुम्बा नृत्य ये कहां पर किया गया और रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा असम में बनाया गया। अब प्रश्न यहां से एग्जाम में ये स्टैटिक बन जाएगा कि भैया बगरुम्बा नृत्य ये कहाँ का है? तो ये तो आपको पता ही चल गया, असम का ये एक लोक नृत्य है, याद रखना। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये पूछेंगे तो बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और किस त्योहार पे किया जाता है अगर ये पूछ लेंगे तो बैसागु त्योहार पे किया जाता है। अभी न्यूज पे क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि 10,000 बोडो कलाकारों ने एक साथ मिलकर के ये नृत्य किया, उस तरह से ये एक रिकॉर्ड बनाया। और जब ये नृत्य करते हैं तो कुछ वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सिफुंग जो कि एक तरह की बांसुरी है, सेरजा एक वायलिन जैसा यंत्र है, खाम एक ढोल जैसा वाद्य यंत्र है। अच्छा, यहाँ पे ये बोडो जनजाति है, इसी को कंफ्यूज करने के लिए एक और प्रश्न में लेकर के आया हूं। एक होता है बोडा त्योहार, ये बोडो जनजाति है, ये बोडा त्योहार है। एग्जामिनर क्या चालाकी करेगा, क्वेश्चन डाल देगा कि बोडा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पहला ही ऑप्शन रख देगा बोडो जनजाति। आप ये लगाया होगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा हाटी जनजाति के द्वारा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान में रखना। आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रख दी है। इस कॉरिडोर की टोटल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34.5 किलोमीटर है। तो मोदी जी ने अभी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही इस एलिवेटेड कॉरिडोर, यानी कि एलिवेटेड कॉरिडोर का मतलब हो गया एक तरह का ऊंचा पुल, ऊंची सड़क है ना, ताकि ऊपर से वाहन निकल सकेंगे, नीचे से जानवर निकल सकेंगे, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर के निकल रही है ये सड़क। इसकी लंबाई कितनी है? 34.5 किलोमीटर है। इसको बनने में लागत आएगी लगभग 7,000 करोड़ रुपए, आप कह दो। और ये जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 715 का ही हिस्सा है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में बन रही है, ये बातें ध्यान में रखना। और ये कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाला गेंडू के लिए फेमस है। इसे आरक्षित वन कब घोषित किया गया था? 1908 में। नेशनल पार्क बना था 1974 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था 1985 में। और टाइगर रिजर्व बना था 2006 में। ठीक है, इसी से इतने सारे प्रश्न बन जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हो गया है? तो आंसर होगा स्पेन शामिल हो गया है। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये पहल भारत की है। क्या है? इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये भारत की ही एक पहल है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसको मोदी जी ने शुरू किया था 2019 में, बैंकॉक में जो 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर। और ये इनिशिएटिव भारत की सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। सागर का फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और अभी इस पहल में स्पेन शामिल हो गया, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इसका मतलब हो गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए
अभी किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा MS साहू। तो ये 15 सदस्यीय समिति है जिसकी अध्यक्षता करेंगे MS साहू, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया जो क्या करेगी? ये समिति NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर गारंटीड रिटर्न देने के विकल्प तलाशेगी और उस पर नियम बनाने पर काम करेगी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना होती है 23 अगस्त 2003 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है शिव सुब्रमण्यम समन, और चेयरमैन का नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। आप देख सकते हो, एक बार इसी का स्थापना वर्ष उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था। अभी आप बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया, आंसर क्या होगा? हम अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि एसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को अभी किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारे चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है। एक्चुअली में भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था, एक्चुअली में आपने पढ़ा भी होगा, एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहते हैं इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। इस नाम से एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। इसका आयोजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही किया था, और यहीं पर उन्होंने ये ईसीनेट नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले इसका उद्देश्य देख लो। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी पोर्टल वगैरह लॉन्च किए हैं, तो उन सब का काम ये अकेला प्लेटफॉर्म कर लेगा। आपको इतनी सारी एप्लीकेशन रखने की जरूरत नहीं है। ये अकेला प्लेटफॉर्म वो सारे काम कर देगा जो ये अलग अलग एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह करते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये अंग्रेजी और 8वीं अनुसूची की जो 22 भारतीय भाषाएं हैं उन पर यह काम करेगा। अब इसी नेट की फुल फॉर्म देख लो। ये सम्मेलन हुआ था, वहां की ही फोटो है, और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा। वो वाला प्रश्न है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 13। तो अभी टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। टोटल कितने हैं? 131 है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने हैं? 5 हैं, पद्म भूषण है 13, और पद्मश्री है 113। मेरे को लगता है नंबर इस तरह से हैं कि आपको याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगा, संख्याओं का हेरफेर है। टोटल ये संख्या है, पीछे वाले नंबर को अगर मैं गायब कर दूंगा तो कितना बन गया? 13। ये हो जाएगा पद्म भूषण। ये जो नंबर गायब किया था इसे उठा करके आगे रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पद्मश्री बन जाएगा। और पद्म विभूषण 5 है। पद्म विभूषण को कैसे याद रखोगे? विभूषण में ये वी देखो, वी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया वी, और यही हो गया 5। ऐसे ही लिखते हैं 5 को रोमन लैंग्वेज में, तो ये भी आंसर हो गया। अच्छा, पद्म पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? 1954 में दिए गए थे। अभी जो पद्म पुरस्कार दिए गए 131, उसमें महिलाएं हैं 19, विदेशी हैं 6, और मरणोपरांत दिया गया वो लोग हैं 16। अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट हम कवर करते हैं। जो पहले 5 पद्म विभूषण है उनकी बात करते हैं। जो एक्टर है धर्मेंद्र, मरणोपरांत इनको दिया गया। महाराष्ट्र, देखो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। किस फील्ड में इनको दिया गया, मैदान नहीं आएगा, किस फील्ड में दिया जा रहा है वो यहाँ पे आएगा, और उनके नाम यहाँ पे आएंगे। तो पद्म विभूषण में एक तो मरणोपरांत धर्मेंद्र को दिया गया, और एक मरणोपरांत VS अच्युतानंद को दिया गया। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सार्वजनिक मामलों में दिया गया। उसके अलावा KT थॉमस को दिया गया सार्वजनिक मामलों में ही, और N राजम को कला के क्षेत्र में दिया गया। ये महिला है ना, वायलिन वादक के महिला है उत्तर प्रदेश से। और P नारायणन, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। और ये अच्युतानंद केरल के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं आपको। उसके अलावा जो पद्म भूषण 13 लोगों को दिए गए वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको सारे याद रखने हैं। और इनमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अलग से मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, वो तो आप याद रखना ही रखना। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो वाले बता देता हूँ, सारे आप रीड कर लेना। एक तो जो सिंगर है अलका याग्निक, इनको दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वैसे वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। और नौरी दत्ता त्रियडू को दिया गया मेडिसिन की फील्ड में, और ये अमेरिका से हैं, तो ये विदेशी हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा जो मरणोपरांत दिया गया है वो है पीयूष पांडे। ये एडवर्टाइजिंग लेजेंड इनको कहा जाता है। 2025 में इनका निधन हुआ था। जो फेमस आपने एडवर्टाइजिंग में जो कैंपेन में नारे सुने होंगे, कैडबरी के, नेरोलैक के, एशियन पेंट के, और सबसे इंपॉर्टेंट मोदी सरकार के जो फेमस नारे हैं, हर घर मोदी, आपकी बार मोदी सरकार, तो ये सब नारे इन्होंने ही दिए थे। पीयूष पांडे इनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा नाम। उसके अलावा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया, इनको भी मिला। उदय कोटेक जो कि कोटेक बैंक के फाउंडर हैं, उनको भी दिया गया। और एक विजय अमृतराज को याद रखना, इनका संबंध टेनिस से है। वैसे तो
इनके आगे नाम लिखा हुआ है अमेरिका, मतलब अमेरिका जाकर के बस गए क्योंकि अभी ये अमेरिका में निवास करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। भारतीय टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ से प्रश्न आ सकता है। वैसे बाकी नाम भी आपको एक बार पढ़ लेने हैं। और उसके बाद जो हम बात करते हैं वो पद्मश्री की बात करते हैं, जो कि टोटल 113 हैं। सारे मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप क्या करना, जो जो आपके स्टेट वाले हैं, जैसे आप पंजाब से हो तो पंजाब वाले कौन कौन है वो एक बार देख लेना, जो एमपी वाले वो एमपी वाले देख लेना, इस तरह से। अब जो इसमें खेल की श्रेणी में दिए गए वो खेल वाले मैं आपको सारे बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि बलदेव सिंह को दिया गया, हॉकी से इनका संबंध है। भगवंत दास रायकवर को दिया गया, बुंदेली मार्शल आर्ट से इनका संबंध है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर है, आप जानते ही हो। के पजानीवेल, इनका संबंध सिल्लम से है। ये क्या है, पारंपरिक लाठी आधारित एक मार्शल आर्ट है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। रोहित शर्मा क्रिकेटर। सविता पुनिया हॉकी से इनका संबंध है। और व्लादिमिर मेस्टवरशविली, इनका संबंध कुश्ती से है और इनको आधुनिक भारतीय कुश्ती का वास्तुकार कहा जाता है। जो भारत के फेमस पहलवान रहे उनके ये कोच रह चुके हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जॉर्जिया से, और मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो विदेशी है, ऊपर से मरणोपरांत भी इनको दिया जा रहा है, और आधुनिक भारत के कुश्ती के वास्तुकार इनको कहा जाता है। ठीक है, तो 113 में ये खेल से संबंधित वो व्यक्ति जिनको दिया गया। कुछ दो चार नाम और भी है, जैसे कि दीपिका रेड्डी, कुचिपुड़ी से इनका संबंध है, मतलब कला के क्षेत्र में दिया गया होगा। आर माधवन एक्टर है। सतीश शाह ये भी एक्टर है, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। तरुण भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल से है। इस तरह से और भी कई सारी लिस्ट है। ये तो जो मुझे लगा वो मैंने अपने अनुसार बना दिया, और मैंने आपको जो कहा है वो काम आप जरूर से करना, अपने अपने स्टेट के जरूर देख लेना, पूरी लिस्ट एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग ले रहा है। तो आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। पहले तो ये याद रखना, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये इसका 10वां एडिशन है, और अभी फरवरी मार्च में होगा। ये भारत और श्रीलंका में होगा, मुख्य रूप से भारत में, लेकिन पाकिस्तान भारत वाले मैच ये श्रीलंका में होंगे। अब मैटर क्या है, मैटर ये है कि बांग्लादेश ने इसमें खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन बाद में फिर इसने नाटक पंक्ति करी और इसने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने कहा भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लेते हैं। तो स्कॉटलैंड खेलेगा इसकी जगह। पूरा विवाद क्या था वो मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो डिटेल में मैं आपको समझाऊं ये मेरे से आशा न रखें। तो इतना याद रखें, बांग्लादेश नहीं खेल रहा है और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेल रहा है। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी पौंड स्टर्लिंग। डिटेल में जानने की इच्छा है तो डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दें, और अगर क्विक रिवीजन चाहते हैं तो फिर डिटेल वाली बात तो अपने दिमाग से हटा दें। फिर अगले में पूछ रहे हैं ये ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध किससे है, कहां पर चलाया गया। तो ये झारखंड में चलाया गया था। ऑपरेशन मेगाबुरु इसका नाम है। कहां पे, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में। एक तरह से नक्सल विरोधी ये एक अभियान था। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने मिलकर के इसको शुरू किया था, और इस ऑपरेशन में 16 से 17 नक्सलवादियों को मार दिया गया, और उनके जो लीडर रहे पतिराम माझी उर्फ अनलदा, इनको भी मार गिराया। उनके ऊपर तो 2 करोड़ रुपए तक का इनाम था। ठीक है, तो ऑपरेशन मेगा बारू कहां पे चलाया गया, झारखंड में चलाया गया। एक तरह का नक्सल विरोधी अभियान था, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है ASC अर्जुन, इसको कहां पर तैनात किया। तो इसको तैनात किया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। तो ये रोबोट करेगा क्या, ये आरपीएफ के साथ मिलकर के सुरक्षा, यात्री सहायता, भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने पे काम करेगा। ठीक है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। और नाम क्या है, ASC अर्जुन इस रोबोट का नाम है। अच्छा, एक ये प्रश्न भी अच्छा रहेगा कि 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई हैं। तो आंसर इनका हो जाएगा पीवी सिंधु। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, आप जानते ही हो, पीवी सिंधु। अभी 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली ये पहली भारतीय शटलर बन गई। शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर बन गई, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 6ठी प्लेयर बन गई। भारत में तो पहली और दुनिया में 6ठी प्लेयर बन गई है। इन्होंने टोटल 732 सिंगल्स खेले, जिसमें से 500 इन्होंने जीत लिए हैं। और इनका ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे वहां पे ये सिल्वर जीत के आई थी। उसके बाद लगातार दूसरे ओलंपिक जो हुए थे, 2020 टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने मेडल जीता था, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एक इनकी बायोग्राफी आप याद रख लो, शटलिंग टू द टॉप, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक ये प्रश्न भी अच्छा रहेगा कि भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र ये कहां पर स्थापित करने की अभी घोषणा हुई है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश में। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का तीसरा केंद्र अभी आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है।
तीसरा केंद्र ही हमारा, मतलब इस तरह के 2 केंद्र हमारे पास ऑलरेडी हैं भारत में। कहाँ पे? एक तो मुंबई में है और एक तेलंगाना में है। तो ये जो तीसरा केंद्र होगा ये मुख्य रूप से ऊर्जा और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब ये फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी 27 जनवरी वाला जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स का वीडियो है उसको जाकर के पढ़ें, या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है आसान भाषा में, ठीक है। और इस संस्था की एक बार बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना होती है 1971 में। संस्थापक रहे क्लॉस स्वेब, हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है बॉर्ज ब्रिंडे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में रखी है। अब ये MRO की बात कर लेते हैं। MRO मतलब क्या हो गया? मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरऑल, मतलब हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस रिपेयरिंग कुछ भी करनी हो तो अब आराम से यहाँ पर हो जाएगी। कहाँ पर? असम के मिसामारी क्षेत्र में जो ये हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी गई है। मतलब पूर्वी क्षेत्र में हमारी सेना के हेलीकॉप्टर में कोई भी खराबी आती है तो वहीं के वहीं सही कर लो, अपना टाइम बचाओ, पैसा बचाओ। इधर सेंटर की तरफ आने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका काम होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के इसको शुरू कर रही है। स्थान याद रखना असम का मिसामारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आजकल बहुत न्यूज में है, याद रखना। 2-3 पॉइंट इससे। एक तो स्थापना 1940 में, 14वीं महारत्न कंपनी है, CMD DK सुनील है, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। और कस्टम्स की बात है तो एक याद रखना है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होता 1952 में और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। और ये दिवस हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली बैठक है वो 26 जनवरी 1953 में हुई थी ब्रुसेल बेल्जियम में, इसलिए 26 जनवरी को ये दिन मनाते हैं। थीम भी है कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे 2024 के JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा शारदा। ये अभिनेत्री है शारदा। तो 2-4 बातें याद रखो। कौन सा पुरस्कार है? JC डैनियल पुरस्कार है, ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अभी 2024 के लिए अभिनेत्री शारदा को ये दिया गया है। 32वीं फिल्म हस्ती बन गई है ये, जिनको ये सम्मान मिला है, ठीक है। तो ये अवार्ड का नाम है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं केरल सरकार के द्वारा मलयालम सिनेमा में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी किसे देश का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार, अच्छा ये भी तो प्रश्न बन सकता है, देश का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो अशोक चक्र है, याद रखना। और फिर डिटेल में जाएगा तो पूछ सकता है करंट अफेयर्स में आकर के कि अभी किसे दिया गया। तो ये दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। कौन देता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी शुभांशु शुक्ला को ये अशोक चक्र सम्मान दिया है। शुभांशु शुक्ला की पहले बात कर ले, ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और अभी न्यूज में क्यों रहे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने थे ये, जो एक्सियम 4 मिशन गया था उसमें गए थे 2025 में। और यूं भी आप कह सकते हो कि अशोक चक्र सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उनसे पहले ये सम्मान राकेश शर्मा को मिल चुका है 1984 में। राकेश शर्मा ये पहले भारतीय हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, और शुभांशु शुक्ला आप कह सकते हो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, लेकिन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। ये शब्दों को थोड़ा सा क्लियर रखना। देखो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं स्टैटिक, वैसे हम इन क्लास में स्टैटिक नहीं बताते लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। वीरता पुरस्कार की बात करें 2 तरह से दिए जाते हैं। एक तो युद्ध के दौरान अगर कोई आप वीरता वाला काम करते हो तो आपको दिया जाएगा ये वाला सम्मान। उसमें सर्वोच्च है परमवीर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र आएगा, फिर वीर चक्र आएगा। वहीं शांति काल के दौरान कोई आप वीरता का काम करते हो तो आपको ये वाले वीरता पुरस्कार मिलेंगे। सर्वोच्च इसमें होता है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। अभी जो उनको दिया गया है वो अशोक चक्र दिया गया है। इसके अलावा 2-3 अवार्ड मैं आपको और बता दूं, ये तो हमने देख लिया। अशोक चक्र दिया गया शुभांशु शुक्ला को। कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिया गया, मेजर अर्शदीप को, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। 13 लोगों को शौर्य चक्र दिए गए। और एक ये याद रख लो, सोफिया कुरैशी का नाम विशिष्ट सेवा मेडल इनको दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की थी इन्होंने अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अभी वैसे शुभांशु शुक्ला ये उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान भी इनको दिया गया है। अगला देखते हैं। देखो आप देख सकते हो ये अशोक चक्र वाला प्रश्न एग्जाम में आता है। ये बिहार पुलिस SI में पूछा गया था। और देखो क्या पूछा गया था कि पहली बार कब दिया गया था, तो 1952 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी देख लो पहली बार किसे दिया गया था।
देख लो आप, ये स्टैटिक जानकारी है, आप रीड कर लो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये पहली भारतीय महिला भी देखो पूछा गया एग्जाम में, है ना। इसलिए जो व्यक्ति डेली करंट अफेयर्स का सेशन नहीं देखते हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सभी जानकारियां चाहिए जो डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं, जो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, उनसे संबंधित कोई भी करंट स्टैटिक प्रश्न, वो मैं आपको जरूर कराता हूँ। खासतौर पर वो प्रश्न जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के लिए सीरियस है, तो डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन देखना स्टार्ट कर दो आप। बाकी ये सब इनके उत्तर है। अगला देखते हैं। और एक ये प्रश्न भी सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये देखो प्रश्न कितने सारे आए हुए हैं, ये देखो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम जिसको कहते हैं विंग्स इंडिया 2026 का वाला आयोजन कहाँ पर हुआ। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हमेशा वैसे यहीं पर होता है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन प्रोग्राम है, विंग्स इंडिया जिसे आप कहते हो। और कहाँ पर होता है, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है भैया। ये स्टैटिक भी बन सकता है आपका, ये हवाई अड्डा पूछ सकते हैं कहाँ पर है, हैदराबाद में, याद रखना। और थीम याद रखना, इस बार की थीम क्या है एग्जाम में, क्योंकि थीम भी आ चुकी है, इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर, भारतीय विमानन भविष्य का निर्माण। ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये भी मनाया जाता है 26 जनवरी को ही। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। और 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो एरिना है यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 2009 में। तो इसीलिए 26 जनवरी को ये दिवस हम मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, याद रखना, अबू धाबी में है। पहली बार 2024 में इसको मनाया गया था। और इसकी थीम भी है क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, लोगों और ग्रह के लिए स्वच्छ ऊर्जा। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी सर मार्क टली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से इनका संबंध है। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख रहे सर मार्क टली, और इनका भी निधन हो गया। उन्हें अपनी सूक्ष्म रिपोर्टिंग के लिए भारत की आवाज, वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। पद्मश्री इनको मिल चुका है 1992 में, पद्म भूषण 2005 में मिल चुका है। 2002 में ब्रिटेन का जो नाइटहुड उपाधि है वो भी इनको दिया जा चुका है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, जो इंडिया के ऊपर जो बुक्स है वो ध्यान रख लो, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, मार्क टली। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर ली है। तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच से बेसिक दो प्रश्न बन जाते हैं, कहाँ से हैं, तो सर्बिया देश से हैं। इनका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस के बेस्ट प्लेयर हैं ये। और अभी 400 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में टोटल 400 सिंगल मैच ये जीत चुके हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बनेगा, पहले पढ़ते हैं। अभी किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है। तो आंसर हो जाएगा, मतलब एक कानून पास किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस ने किया है। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है। सिंपल सा याद रखो, फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। और इसी तरह का प्रश्न अभी आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन अभी कहाँ पर किया गया। तो आप सभी जानते हो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा अब ये वाला भी आने वाले एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना इसको। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा एक जिला एक व्यंजन पहल को शुरू किया। कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे एक जिला एक प्रोडक्ट योजना शुरू हुई होगी, यानी कि बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उसी की तर्ज पे, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पहल शुरू हुई थी, उसी के तर्ज पे इसको शुरू किया गया, एक जिला एक व्यंजन पहल को। उद्देश्य है पारंपरिक खाने को वैश्विक पहचान दिलाना। और अभी जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, उसी मौके पर लखनऊ में इस योजना को शुरू किया गया। फिर ये देखो प्रश्न क्या है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका केरल से इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तिरुवनंतपुरम केरल से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये एक तरह का यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है। और इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फेरी वाले हैं, उनको 30,000 रुपये की अधिकतम सीमा वाले ये क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, उनको ब्याज मुक्त अल्पकालिक यानी कि कुछ समय के लिए 20 से 25 दिनों के लिए लोन मिल सकेगा। मतलब इसमें उनको ब्याज नहीं देना है, लेकिन अल्पकालिक होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ये लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले जो लोन लिया था वो चुका दिया है टाइम पे।
अब पहला कौन सा लोन लिया, ये किसकी बात हो रही है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तरफ। ये याद रखना, योजना कब शुरू हुई थी, कोरोना के टाइम पे शुरू हुई थी 1 जून 2020 को। फिर बीच में हमने देखा भी था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा के 31 मार्च 2030 तक कर दिया था, और यही प्रश्न आपके किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये योजना शुरू की गई थी कोविड-19 के समय। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क विक्रेता है, उनको मदद देने के लिए, ताकि यहाँ से लोन लेकर के वो अपना काम को फिर से शुरू कर सकें। इसमें वो 3 बार लोन ले सकते थे। पहली बार 15,000 रुपये का लोन दिया जाता है, अगर टाइम पे चुका दोगे तो फिर 25,000 का, फिर टाइम पे चुका दोगे तो फिर 50,000 का, और टाइम पे अगर चुका देंगे तो गवर्नमेंट 7% की ब्याज सब्सिडी भी देती थी। तो ये वाला लोन अगर वो टाइम पे चुका देंगे तो उनको ये क्रेडिट कार्ड वाली सुविधा भी दी जाएगी, प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड, जिसको मोदी जी ने अभी केरल से लॉन्च किया है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा शेख ज़ोआन बिन हमद अल थानी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कतर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कतर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं ये, और इन्हीं को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने एक भारतीय का स्थान लिया है, रणधीर सिंह का। 2024 पे ही इस पद पर ये नियुक्त हुए थे, लेकिन हेल्थ इशू के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वरना उनका कार्यकाल 2028 तक था। ठीक है, वो इस पद पर आने वाले, रणधीर सिंह इस पद पर आने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अभी नए अध्यक्ष बन गए ये शेख जोआन बिन हमद अल थानी, नाम ध्यान रखना। ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है ना, ये एशियन गेम्स का आयोजन करता है, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में आपको मिलेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा कलिंगा लांसर्स ने जीत लिया है। देखो, मेंस और वुमेन्स दोनों वाली बात बताता हूँ मैं आपको यहीं पे। जो मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 का आयोजन हुआ, 7वां सीजन था, एक तो ये याद रखना। फाइनल जो खेला गया कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, जीत लिया कलिंगा लांसर्स ने। दूसरी बार जीता इन्होंने, यहाँ पे रांची रॉयल्स को हराया। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में ही हुआ था। इसको जीत लिया एसजी पाइपर्स ने, पहली बार जीता बंगाल टाइगर को हरा करके। तो पुरुष और महिला दोनों मैंने आपको यहीं पर बता दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। पहले भारतीय बन गए तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर होगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो नाम याद रखेंगे, चंद्रकांत लहरिया। लहराओ लहराओ, इन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। क्यों? क्योंकि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार इन्होंने जीत लिया, हमारे हीरो बन गई है, ऐसे ध्यान रखना। क्योंकि अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, और इनको ये जो पुरस्कार है इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडेमिया, शिक्षित जगत से भरे प्रभाव की श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया। वैसे दुनिया भर में 5 लोगों को दिया गया, लेकिन उनमें से ये एक भारतीय है, तो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ये एक प्रश्न ये भी देख लो, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई है, तो आंसर हो जाएगा नेट साइवर ब्रंट। तो WPL जो भी चल रहा है, अच्छा WPL से 2-3 बातें याद रखना। एक तो पहला वाला संस्करण याद रखना कब हुआ था, 2023 में, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। उसके अलावा अभी जो चौथा संस्करण है 2026 का, इसी में ये कारनामा हुआ कि WPL के इतिहास में पहली बार सेंचुरी लगाई गई। किसने लगाई? नेट साइवर ब्रंट ने। ये किसकी ओर से खेल रही है? मुंबई इंडियन और की टीम से हैं ये। इन्होंने RCB के खिलाफ ये कारनामा किया, कहाँ पर? वडोदरा में। और इसी के साथ एक और न्यूज़ मैं आपको बता दूं अभिषेक शर्मा से संबंधित। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने तीसरे T20 मैच में खेलते हुए मात्र 14 बॉलों में हाफ सेंचुरी बना दी थी, और इस तरह से वो भारत के दूसरे सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। दूसरे बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये कारनामा कर चुके हैं युवराज सिंह, 12 बॉलों में अर्धशतक लगा दिया था, 2007 की वो बात है, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा गोवा में हुआ। इंडिया एनर्जी वीक 2026 की हम बात कर रहे हैं, चौथा एडिशन हुआ अभी इसका गोवा में। इसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने किया था। आयोजन करने का उद्देश्य है ऊर्जा सुरक्षा के लिए निवेश को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। आप बताओ हमारे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे, या इसी को डेटा प्रोटेक्शन डे या डेटा संरक्षण दिवस भी कह देते हैं, तो ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को। और इसकी थीम क्या रही? टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। पहली बार 2007 में इसको मनाया गया था, ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी तीसरे अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक ये कहाँ पर हुई, तो आंसर हो जाएगा कोच्चि केरल में हुई है ये बैठक। कौन सी है? इंग्लिश में बोलोगे इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद। अभी तीसरी बैठक हुई है इसकी, ये कोच्चि केरल में।
इसकी अध्यक्षता की हमारे जो शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इसकी पहली बैठक 2024 में कोलकाता में हुई थी और दूसरी बैठक काजीरंगा असम में हुई थी। ठीक है, तीसरी बैठक अभी कोच्चि केरल में हुई है। बाकी ये दोनों प्रश्न पढ़ लेना, ये प्रश्न दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला देखते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो निधन वाले प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ। एक तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का पूछ रहे हैं, इनका निधन हो गया, किस संस्था के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आंसर होगा बीसीसीआई के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। ये 1993 से लेकर 1996 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे थे। और इनके नाम पे एक उपलब्धि भी है, 2015 में मोहाली स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था, तो इनका नाम ध्यान रखना। एक होमवर्क प्रश्न आपको यहाँ पे और दे देता हूँ, वर्तमान में अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है ये आपको बताना है। उसके अलावा अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे, वैसे तो दो थे, एक तो एकनाथ शिंदे थे और एक ये अजित पवार थे, तो अभी इनका विमान हादसे में निधन हो गया, तो इनका निधन हो गया है, ध्यान रखना। बारामती एयरपोर्ट में ये लैंडिंग के समय इनका जो विमान है वो क्रैश हो गया था। विमान था लियर जेट 45। और ये किस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो ये एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन अभी जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना और एनसीपी, तो इनका नाम न्यूज में है, ध्यान में रखना। वे महाराष्ट्र के 8वें उप मुख्यमंत्री थे। फिर अगले में पूछ रहे कि रेड लाइन्स रेड रून का संबंध किससे है, तो बुक का नाम है ये रेड लाइन रेड रून, और इसको लॉन्च किया हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, और इसका संबंध है ऑपरेशन सिंदूर से। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसमें बताया गया कि किस तरह से हमारी सेना ने मई 2025 में पाकिस्तान और पीओके वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया क्यों था, क्योंकि उससे पहले अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, तो उसी का जवाब देने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। और इस बुक को एक जने ने नहीं लिखा, 3-4 जनों ने मिलकर के इसको लिखा है, जैसे रिटायर्ड जनरल बिपिन बख्शी ने लिखा, रिटायर्ड एयर मार्शल राजेश कुमार ने, रिटायर्ड राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके, किस तरह का क्या प्रश्न आ सकता है वो आप देखना। गणतंत्र दिवस परेड की हम बात कर रहे हैं 2026 में जो झांकियां निकली है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका ऑप्शन में देखोगे तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब मैं सारी बातें आपको बताता हूँ लाइन टू लाइन, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनना। एक तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस था कौन से नंबर का था, 77 नंबर का था। थीम क्या थी, वंदे भारतम के 150 वर्ष। चीफ गेस्ट दो जने थे, एक तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट रहे थे उर्सुला वॉन डेर लेन, और यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा रहे थे। अब झांकियों की बात कर लेते हैं कि किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। और जो नए स्टूडेंट है एक बार यहाँ से प्रश्न रीड कर लेना भैया, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है और डेफिनेटली आपको नहीं आता होगा। बाकी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में डिटेल में समझा दिया है, अब आप नहीं भूलोगे इस तरह का प्रश्न आएगा तो। देखो, जो झांकियों को चुना जाता है वो दो तरीके से, एक तो जूरी पैनल जो जजेस चुनते हैं, और एक पब्लिक चुनती है। ये होती है लोकप्रिय श्रेणी। MyGov पोर्टल पे आप इसको वोट देते हो और उसमें इनको आप चुनते हो कि बेस्ट कौन सी है। तो जूरी पैनल वाली देख लो आप। तो राज्य और यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसकी थीम क्या है इस झांकी की, गणेशोत्सव की थीम है। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरे पे जम्मू कश्मीर के रही, तीसरे पे केरल की रही। मंत्रालयों विभागों में बात करोगे संस्कृति मंत्रालय की टॉप पे रही। मार्चिंग टुकड़ी में भारतीय नौसेना की मार्चिंग दल को पहला स्थान मिला। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सहायक बलों की श्रेणी में अगर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की झांकी को पहला स्थान मिला है। बाकी लोकप्रिय श्रेणी पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। जैसे कि चलो मैं ही दिखा देता हूँ। राज्य यूनियन टेरिटरी में गुजरात को चुना गया, मंत्रालयों में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को, मार्चिंग टुकड़ी में असम रेजिमेंट के मार्चिंग दल को, और CAPF में CRPF को चुना गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों बता दिया मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये प्रश्न भी अच्छा है, अभी किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून लागू किया है, तो आंसर उसका हो जाएगा साउथ कोरिया ने किया है, और इसको नाम दिया AI बेसिक एक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इस कानून को लागू करने का मतलब क्या हो गया कि अब कंपनियों को ग्राहकों को पहले से बताना होगा कि वो AI वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब AI से बनी चीज़ों पर कंपनी को साफ साफ लेबल लगाना होगा या वाटर मार्क लगाना होगा कि ये AI द्वारा क्रिएटेड है। क्योंकि कई कई बार आप देखते होंगे ना कि यूट्यूब पे ही देखते होंगे, आपको समझ में नहीं आता ये असली है कि AI से बनी हुई है, तो उससे ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा कंपनियों को कुछ खास क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल पर इंसानों के द्वारा निगरानी करवानी होगी। वो खास क्षेत्र हो गए जैसे परमाणु सुरक्षा, पीने के पानी के उत्पाद हो गए, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, पैसों से जुड़े काम हो गए।
तो इससे एआई के विकास को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ संभावित जोखिमों को कम करना इसका उद्देश्य है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, विश्व का पहला व्यापक एआई कानून जिसे कहा जाता है एआई बेसिक एक्ट, इसको लागू किया किसने? साउथ कोरिया ने। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है, अभी किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है भैया मध्य प्रदेश ने। तो याद रखेंगे सिंपल सा, मध्य प्रदेश ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर कृषि वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। और 2026 में किस किस ने 2026 को क्या घोषित किया, वो सब मैंने लिस्ट लगा दी, आप पढ़ सकते हैं। हम अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी एक शानदार प्रश्न है आपका कि आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर इसका हो जाएगा केरल। केरल ने यह कारनामा किया और इस तरह से पहला राज्य बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर सूक्ष्म जीव को अपना राज्य सूक्ष्म जीव यानी कि स्टेट माइक्रोब चुना है। ये करने का उद्देश्य है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जिसमें से एक ये है बैसिलस सबटिलिस। और इस बैक्टीरिया की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये लगभग हर जगह आपको मिलेगा। प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल जाएगा, पेड़ पौधों में मिल जाएगा, इंसानों में भी मिलेगा। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, वहाँ पे भी ये पाया जाता है। तो आमतौर पर इसका उपयोग कृषि में पौधों की वृद्धि में सहायता करने, खाद्य उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी किसने राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया पहली बार? तो केरल ने किया है। कौन सा जीव है वो सब मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने कहाँ पर स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कौन सा स्थान है? तो माया बंदर वो स्थान है जहाँ पे ये स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह, स्मार्ट इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर का विकास किया जाएगा। खर्चा आएगा लगभग 200 करोड़ रुपए और ये खर्चा केंद्र सरकार देगी। जो ये योजना है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसी के अंतर्गत केंद्र पूरा पैसा देगी इसको बनाने में। बनने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे जो मछली पकड़ने वाली जो नाव होती हैं वो ठहरने की क्षमता बढ़ जाएगी, लगभग 430 नाव यहाँ पे आ सकेंगी और साल भर में 10,000 टन मछली उतारने की यहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो ये सब होगा यहाँ पे। तो स्थान याद रखना, माया बंदर जो कि अंडमान निकोबार में है। अच्छा, ये जो योजना आपके लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये कब शुरू हुई थी? बता दोगे आप? नहीं बता पाओ तो मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये लॉन्च हुई थी 10 सितंबर 2020 में। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भी किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा इसको गुजरात ने शुरू किया है। क्या योजना है भैया? नमो लक्ष्मी योजना है, गुजरात ने शुरू किया है। तो मुख्य रूप से छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने में मदद करने के लिए उनको वित्तीय सहायता मिलेगी। 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को जब वो 9वीं और 10वीं करेंगी तो 10-10 हज़ार रुपये करके यानी कि टोटल 20,000 रुपये मिलेंगे। जब 11वीं और 12वीं कर लेगी तो 15-15 यानी कि टोटल 30,000 मिल जाएंगे। टोटल 4 सालों में इनको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी सरकार। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि वित्तीय कमी के कारण छात्राओं को नहीं पढ़ाते हैं उनके माता पिता, तो उस कारण से भैया पैसे दे रही है सरकार, पढ़ाओ। तो यह है नमो लक्ष्मी योजना। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि नागोबा जतारा नाम का एक आदिवासी त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना में मनाया जाता है। तो नागोबा जतारा ये भारत के आदिलाबाद जिले में मनाया जाता है, जो कि तेलंगाना में आता है। एक तरह का हिंदू आदिवासी त्यौहार है, 10 दिनों तक चलता है। कौन मनाते हैं? गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें जो गोंड जनजाति की जो नर्तकियाँ होती है वो गुसाड़ी नृत्य करती है। कौन सा नृत्य? गुसाड़ी नृत्य करती है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार कौन सा है? तो वो यही है, नागोबा जतारा। जबकि सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव या त्यौहार समक्का सारलम्मा है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और ये जो नागोबा जतारा है आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में मनाया जाता है, इसलिए इसको कई बार केसलापुर जतारा भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सारी बात मैंने आपको बता दी, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भारत की पहली है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है? फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट। अभी इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया भैया उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कहाँ पे? संबलपुर जिले के लापुंगा में। जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसके आदित्य एल्यूमिनियम प्लांट में ये भारत की पहली FRP एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया गया और लागत आएगी 5,000 करोड़ रुपए। अब ये है क्या? नाम से समझ में आ रहा है, फ्लैट रोल्ड मतलब एल्यूमिनियम को ऐसे रोल करके पतली पतली शीट बनाएंगे यहाँ पे, ये काम होगा यहाँ पे। और इसका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पैकेजिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो ये भारत का पहला इस तरह का, ध्यान रखना। अगला देखते हैं।
अच्छा, आप में से कोई अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट के लिए, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता है, जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो तो आंसर कर देंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना चाहूँगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है भैया, आपके 2023 में एसएससी में आया था, इसका उत्तर करो। उत्तर क्या होगा? एक ये प्रश्न भी लो, ठीक है, ये प्रश्न भी करो, बीपीएससी में पूछा गया है, बताओ। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में ही पूछ रहे हैं, अभी किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये कहाँ पर शुरू किया? तो ये चाइना में शुरू किया है। चाइना में भी कहाँ पे? जियांगसू प्रांत में। ये विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। और इसकी स्थापित क्षमता है 600 मेगावाट की, और 2400 मेगावाट आर ये एनर्जी की यूनिट होती है। तो इतनी भंडारण क्षमता वाला ये प्लांट है, जो हर साल 6 लाख घरों को बिजली दे सकता है। अब ये प्लांट काम क्या करेगा वो भी मैंने हल्का, चलो आपको समझाई देता हूँ। रात के समय में बिजली की डिमांड कम होती है, तो उस समय जो एक्स्ट्रा बिजली होगी, ये उस बिजली का इस्तेमाल करके जो एयर होगा उसको कंप्रेस करके भूमिगत गुफाओं में जमा कर लेंगे। और जब बिजली की मांग ज़्यादा होगी तो उन जो स्टोरेज जो एयर है उसको छोड़ेंगे, वो एयर डायरेक्ट जाएगी टरबाइन में, टरबाइन से जुड़ा होगा जनरेटर, वो घूमेगा और बिजली बन जाएगी। तो एक्स्ट्रा बिजली ये बन जाएगी जब बिजली की मांग ज़्यादा होगी। जब कम होगी तो हम ये काम कर लेंगे। तो ये काम होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। कहाँ पर? चाइना में ये बना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी संपूर्णता अभियान 2.0 को अभी किसने लॉन्च किया? तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। संपूर्णता अभियान 2.0, और ये 3 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक चलने वाला विशेष अभियान। अभी 28 जनवरी को शुरू हुआ ना, तो 14 अप्रैल तक ये चलेगा। क्या फायदा, क्या उद्देश्य है? तो भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में जो आवश्यक सरकारी सेवाएं हैं वो पहुंच सके, यही सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो यह है संपूर्णता अभियान 2.0। नीति आयोग याद रखना, योजना आयोग की जगह पे आया था। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म याद रखना भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केबेरी, सीओ बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न ये भी देखो, आप नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करके आओगे डेफिनेटली, कि मेघालय स्पाइस फेस्टिवल 2026 अभी इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मैंने क्यों कहा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप खुद देख सकते हो। ऑप्शन में एग्जामिनर इसकी कैपिटल शिलोंग रख देगा, नहीं पढ़ोगे तो वही लगा के आओगे। भाई शिलोंग में ही होना चाहिए, मेघालय के बाहर तो कहाँ होगा, लेकिन मुंबई में हुआ ये। मेघालय ने पहली बार अपना ये राज्य स्तरीय मेघालय मसाला महोत्सव का आयोजन किया मुंबई में, ये ध्यान रखना। एक ये प्रश्न भी देखो, क्योंकि इसमें भारत इन्वॉल्व है, कि दुनिया का सबसे बड़ा ये फूड इवेंट है गल्फ फूड 2026, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन इसका तो दुबई में हुआ है। 31वां संस्करण है। और भारत का क्या इसमें रोल है? तो भारत इसको पहली बार इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया, इसलिए प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। गल्फ फूड की हम बात कर रहे हैं, याद रखना। ये दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है। अब अगला प्रश्न देखो, कि अभी इंडिया न्यूज़पेपर डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को। पूछोगे 29 जनवरी को क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत का जो पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट था। और कब प्रकाशित हुआ था? 29 जनवरी 1780 को। तो 29 जनवरी इसीलिए ये डेट चुनी गई है। और ये जो न्यूज़पेपर है कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, एक तरह का अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसको प्रकाशित किया था जेम्स हिक्की ने। अब मुझे बताओ, भारत का जो पहला हिंदी का न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, कब प्रकाशित हुआ था, किसने प्रकाशित किया था? 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, ये आपको बताना है। अगला हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत के पहले इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अंतरिक्ष हब। तो एक बंगलुरु का स्टार्टअप है आकाश लब्धि, और इसी ने ये भारत का पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट यानी कि फूलने वाला एक अंतरिक्ष घर को डेवलप किया, और इसका नाम है अंतरिक्ष हब। एक तरह का स्पेस हाउस है ये, नाम से क्लियर है। हैबिटेट मतलब घर, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में एक घर। इन्फ्लेटेबल मतलब जिसे आप फुला सकते हो। मतलब होगा क्या? एक फूलने वाला घर होगा, एक मतलब जिसमें आप हवा भर सकते हो घर भर सकते हो बोल रहा हूँ, हवा भर सकते हो। तो जब हवा निकाल देंगे तो पिचक जाएगा, है ना, बहुत कम स्पेस में आ जाएगा, वजन भी कम होगा। तो उसको हम रॉकेट में भेज देंगे ऊपर। ऊपर जब वो अंतरिक्ष में अपने ऑर्बिट में चला जाएगा तो वहाँ हवा भर दी जाएगी, तो ये फूल जाएगा। तो उसमें आराम से अंतरिक्ष यात्री आराम से रह सकेंगे। तो फ़ायदा यही है, जब ऊपर लेकर के जाओगे तो कम जगह में और बहुत हल्का वजन का होगा, तो ले जाने में आसानी रहेगी। मतलब एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल और मजबूत मटेरियल से ये बना है। और अंतरिक्ष हब इसका नाम रखा इन्होंने। किस कंपनी ने बनाया? आकाश लब्धि ने, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य में अभी लॉन्च की गई है? तो आंसर हो जाएगा असम में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अभी इसको
तिनसुकिया जिले से लॉन्च किया। क्या है ये योजना? तो चाय बागानों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है। कितने रुपए? 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता यहाँ पे दी जा रही है। ये रुपये जरूर याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित किसको समर्पित? मेनोपॉज मेनोपॉज को समर्पित ये क्लिनिक है जिसे हिंदी में रज्जु निवृत्ति बोलते हैं। कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। तो अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये मेनोपॉज का मतलब या रजो निवृत्ति का मतलब क्या होता है। तो ये आप कह सकते हो एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जब महिलाओं में मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स जो है स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, वे गर्भ धारण करने में असमर्थ हो जाती है। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच में ये होता है। और इसकी पुष्टि तब होती है जब 12 महीने तक लगातार पीरियड्स नहीं आते। और ये होता क्यों है? एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो उस स्थिति को तो ये कहते हैं रज्जु निवृत्ति। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन उसके होने से क्या होता है? उसके होने से महिलाओं में बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होने लगता है, वजन बढ़ जाता है। तो ये सब होता है। और इन सब होने के कारण अगर वो जागरूक नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, तो शारीरिक तो कमजोर हो ही रही है, साथ में मानसिक तनाव में भी वो रहती है। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को समर्पित यहाँ पे ये क्लिनिक खुले जा रहे हैं। राज्य के महाराष्ट्र राज्य के हर सरकारी अस्पताल में ये खुलेंगे ताकि महिलाओं को इसके बारे में जागरूकता दी जा सके, उनका सही से उपचार किया जा सके। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। प्रश्न इंपॉर्टेंट में बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसी तरह का प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था जब देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक खुला था, चंडीगढ़ में खुला था। तो उसी तरह से ये भी एक देश का पहला इस तरह का क्लिनिक है, तो प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो, मैंने आपको बताया ना, ये प्रश्न आया हुआ है आरआरबी एग्जाम में, ग्रुप डी में। फिर एक प्रश्न ये भी देखो कि अभी यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया। इस त्रिभुज में कौन सी एक जगह शामिल नहीं है? भाई त्रिभुज है तो 3 ही जगह होंगी, ऑप्शन 4 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सांची इसमें शामिल नहीं है। मतलब ये 3 इसमें शामिल है। तो अभी इन तीनों को, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल, उनको भारत की टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची में शामिल किया है। वो 3 स्थान कौन से हैं जो ये बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं? तो ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी। ये उड़ीसा के जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। तो इनको शामिल किया गया टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? देखो, जब भी हमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारी कोई साइट को नॉमिनेट करना होता है, शामिल करना होता है, तो उसके पहले हमें एक अस्थायी सूची हमने बना रखी है, वहाँ पे पहले इन स्थानों को शामिल करना होता है, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो बस वही है। तो ये लीजिए, ये हमारा पूरा जनवरी वाला सेशन समाप्त हो गया। जनवरी के सारे वीकली करंट अफेयर्स हमने समाप्त कर लिए हैं आज। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर सेशन आपने देख लिया, अच्छा लगा, तो अब इसे सपोर्ट भी कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में ऐसे ही छोड़ के मत जाइए। अपने दोस्तों के साथ में, या आपका कोई स्टडी ग्रुप तो ज़रूर होगा। देखो, फ्रेंड्स तो सबके होते हैं और स्टडी ग्रुप भी सबके पास होता ही है। तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि इन वीडियोज़ को कंटिन्यू रखने में मुझे भी तकलीफ़ ना हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, उसके बाद भी फिर व्यूज़ नहीं आते तो फिर कंटिन्यू रखने का मन नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोस को सपोर्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी क्विज़ आपको मिल ही जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, सब चीज़ें आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।